हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी विद विपिन सर में स्वागत है। और मैं विपिन यादव। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना रखे हैं। आज का जो वीडियो होगा हमारा, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश की कुछ घटनाएं होती हैं। जैसे परावर्तन होता है, आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी, मैंने एक वीडियो बना रखा है। फिर अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और फिर क्या होता है, और फिर इसके बारे में हम लोग क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ेंगे, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और पढ़ेंगे हम लोग कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। तो और इन पर कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि तारे हमारे क्या होते हैं, रात को टिमटिमाया करते हैं ना। तो ये क्या किस घटना पर आधारित है, या हम कह सकते हैं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो ये कौन सी घटना है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये कौन सी घटना है। आई बात समझ में। तो आइए इन्हीं पर आज हम लोग कुछ चर्चाएं करेंगे। तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश का, सबसे पहले अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो आज बात करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, आपने परावर्तन की घटना ऑलरेडी आपने पढ़ रखी है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसे अगर हम इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए, अब प्रकाश के परावर्तन में क्या होता था, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती थी, किसी समतल पर पड़ती थी, तो वो उसी माध्यम में वापस चली जाती थी। इस घटना को हम लोग क्या बोलते थे, प्रकाश का परावर्तन बोलते थे। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में 2 माध्यम होने चाहिए। कितने माध्यम, 2 माध्यम। और वो माध्यम कैसे होते हैं, एक सघन माध्यम होता है और एक क्या होता है, विरल माध्यम होता है। एक सघन होता है और एक विरल होता है। अब विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। क्या होती है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, उसे बोलते हैं सघन माध्यम। और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं। आइए बात समझते हैं। तो ये आपने सबसे पहले हमको ये जानना था कि सघन और विरल माध्यम क्या होते हैं। अगर हम विरल माध्यम की बात करें तो वायु हो गया। अगर हम सघन माध्यम की बात करें तो कांच ले लिया हमने, क्या ले लिया, कांच ले लिया। जल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, विरल सघन माध्यम हो जाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन पर, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक माध्यम ऊपर वाला है और एक माध्यम नीचे वाला है, ठीक। अब इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब मतलब क्या होता है, नॉर्मल ना। क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट, और ये क्या है, मीडियम सेकेंड है। ये क्या है, मीडियम सेकेंड है, ठीक है। ये मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकेंड है। तो जब कोई प्रकाश किरण, हाँ ये मीडियम हमने मान लिया क्या है, वायु। वायु कैसा माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है।
और हमने यहां पर इसे मान लिया सघन माध्यम। कैसा है? सघन माध्यम। सघन मतलब क्या है? कांच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कांच मान लेते हैं। इसका मतलब जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, ये क्या है? विरल माध्यम ऊपर वाला। तो जब कोई प्रकाश किरण यहां से आ रही है, देखिए ये प्रकाश किरण आई, ये कहां से आ रही है? विरल माध्यम से आ रही है। तो जब ये विरल माध्यम से आएगी, कहां जाएगी? जाएगी सघन माध्यम में जाएगी। इसको जाना क्या होना चाहिए था? इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, है ना? ये आ रही तो सीधे से चले जाना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ाया कि प्रकाश हमेशा कैसा चलता है? एक सीधी रेखा में चलता है। तो इसे ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ऐसे नहीं जाती है। क्या होती है? ये इधर की ओर क्या होती है? मुड़ जाती है। क्या होती है? मुड़ जाती है। तो जब ये मुड़ गई तो इसे क्या हो गया? अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ? जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। इसी का उल्टा अगर हम बात करें, यहां पर हमने कह दिया सघन माध्यम और इसे क्या कह दिया? विरल माध्यम। विरल माध्यम वायु ले लिया और सघन माध्यम क्या ले लिया? जल ले लिया या कांच ले लिया। ठीक। अब जब कोई प्रकाश किरण ये सघन माध्यम से कहां जा रही है? विरल माध्यम में जा रही है, तो इसे क्या होना चाहिए था? ऐसे निकल जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या होती है? ये ऐसे निकल जाती है ना। जब ये ऐसे निकल जाती है तो क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे बोलते हैं क्या? एंगल आई। और इसे बोलते हैं क्या? एंगल आर। क्या बोलते हैं? एंगल आर। इसे क्या बोलते हैं? एंगल आई। और इसे क्या बोलते हैं? एंगल आर बोलेंगे। ठीक है। ये क्या होगा? इंसिडेंट एंगल और क्या होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है। अब बात करते हैं। हाँ, अगर देखिए इतना ये क्या हो गई? विचलित हो गई ना, इतना अपने मार्ग से हट गई, तो इसे बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। इसे किससे नोट करते हैं? डेल से। और यहां पर ये विचलित हुई इतना, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। आई बात समझ में? विचलन मतलब क्या होता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाना। विचलन मतलब क्या होता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाना। ठीक। तो ये क्या था? हमारा प्रकाश का अपवर्तन था। तो कोई अगर परिभाषा पूछेगा, कभी परिभाषा आ जाएगी तो कैसे बताएंगे? जब कोई प्रकाश किरण आपको ये दोनों फिगर नहीं बताने। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाने का मतलब क्या? या तो अभिलंब के पास आएगी या अभिलंब से क्या होगी? दूर चली जाएगी। दो ही घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है। तो जब दो घटनाएं होंगी तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक। दूसरा, अब बात करते हैं, ये तो था प्रकाश का अपवर्तन। अब इसके कुछ नियम हैं। नियम, अब इसका नियम क्या है? दो नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है कि पहला नियम क्या है कि आपतित किरण क्या? आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर होते हैं। ठीक है। और याद करिए, तो यही तो हमारा प्रकाश का परावर्तन का भी पहला नियम है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? यही तो कहता है कि आपतित किरण, यहां पर क्या होती थी? परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और इसे क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित
किरण, ठीक। और यहां पर ये आपतित होगी और ये अपवर्तित हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो नियम है, वो जो दूसरा नियम कहता है कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू एन, या कांस्टेंट, क्या बोल सकते हैं इसे, कांस्टेंट। इसे ही हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे कहता है कि इसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण। उस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्या। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या इसे हम लोग एन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एन। एन क्या है, कांस्टेंट। और इस एन को भी बताएंगे क्या कहते हैं। तो क्या कहना है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये क्या किसकी बात थी हमारी, ये जो हमारी बात थी ये किसके नियम थे, अपवर्तन के नियम हो गए। ये अपवर्तन क्या होता है आप समझ गए होंगे, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे। अभी आपने पढ़ा कि सेकेंड लॉ क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, एन। एन को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ये एक माध्यम का गुण है। क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक है। और ये जो माध्यम का अपवर्तनांक है ये क्या करता है, ये कई सारी बातों पर निर्भर करता है। अगर कोई पूछे ये क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब नियतांक है, ठीक है। और ये क्या, एक संख्या है, कांस्टेंट है और ये क्या है, संख्या है। और इसका मात्रक भी कोई नहीं होता। अगर कोई पूछे कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। और अगर दूसरी बात करें तो जो अपवर्तनांक n होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c। c मतलब क्या होता है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। आपने भी सीखा कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या निकल के आया कि सघन माध्यम में n क्या होता है, ज्यादा होता है। और विरल माध्यम में n का मान क्या होता है, कम होता है। क्यों, अगर n कम होगा तो c क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध समानुपाती हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अभी हमने क्या बताया, विरल माध्यम क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। अगर प्रकाश की चाल अधिक होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा ना। अगर प्रकाश की चाल विरल सघन माध्यम में क्या होती है, कम होती है, तो n का मान क्या होगा, उसमें ज्यादा होगा। आ गई होगी बात समझ में, चलिए और फिर आगे बात करते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की बात कर रहे हैं हम लोग। और क्या होता है, अगर हम कह दें, तीसरी पॉइंट, ताप बढ़ाने पर, अगर हमको ताप बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब n इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, जहां पर t क्या है, तापमान, टेम्परेचर। क्या है, तापमान। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। अपवर्तनांक का मान कितना होता है, कम होता जाता है। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर जो है कहा जाए कि तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। दूसरी बात, चौथी बात, अगर कोई पूछ ले कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तित नहीं होता है।
अगर कोई पूछे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं परिवर्तित होता है, तो पहला ऑप्शन जैसे मैंने दे दिया, कह दिया तरंग की तरंग दैर्घ्य, फिर कह दिया उसका रंग, ठीक है, फिर उसका कह दिया आवृत्ति, उसका कह दिया आयाम, तो क्या नहीं परिवर्तित होता है, तो उसकी आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। क्या नहीं चेंज होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो क्यों नहीं चेंज होती? बिकॉज क्योंकि तरंगार्ध इसका मतलब होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? चेंज नहीं होती है। अगर वेवलेंथ चेंज नहीं होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? चेंज नहीं होगी। ये क्या थे? हमारे कुछ प्रॉपर्टीज थी। किसकी? ये प्रॉपर्टीज थी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। आ गई बात समझ में? चलिए आइए देखते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग प्रकाश का अपवर्तन हो गया। हाँ, इसके उदाहरण पर बात करें कुछ, उदाहरण क्या होते हैं। जैसे आपने देखा, हाँ एक चीज और देख लें, जो n का मान होता है ना, n इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू i, एंगल i। एंगल i का मतलब क्या हुआ कि आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता, उससे क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जो n का मान है वो क्या होता है? i पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, चलिए अब इसकी बात करते हैं, उदाहरण की इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण में अगर हम बात करें, आपने रात को देखा होगा कि तारे क्या होते हैं? टिमटिमाया करते हैं। तारों का टिमटिमाना, ये तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन का ही कारण है। तारों का टिमटिमाना, और तारों का टिमटिमाना और बाल्टी में पड़ी क्षण का उभरा हुआ दिखाई देना या तिरछा दिखाई देना। जो अगर हम बाल्टी में कोई एक क्षण डाल दें और उसको अगर ऊपर से देखते हैं तो क्या लगता है हमको कि वो तिरछा रखी हुई है। क्या रखी हुई है? तिरछा रखी हुई है। या फिर और इसका एग्जांपल बात करें, आपने कभी किसी एक बाल्टी में स्वच्छ जल में आप एक सिक्कों को डाल दीजिए। सिक्के को डालने के बाद अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सिक्का ऊपर उभरा हुआ रखा है। क्या रखा हुआ है? उभरा हुआ रखा है। तो ये सारे केस के उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। और एक एग्जांपल, आभास वास्तविक गहराई का आभासी गहराई से कम प्रतीत होना। ठीक है, तो सिक्का वाला उदाहरण आप करके भी देख सकते हैं, बाल्टी वाला उदाहरण भी आप करके देख सकते हैं। तो सिक्के का उभरा हुआ दिखाई देना। उभरा मतलब नहीं समझ पा रहे हो? दिखाई देना। उभरा का मतलब क्या? थोड़ा थोड़ा ऊपर दिखाई देता, ऐसा नहीं कि वो तली पे लगता है, ऐसा लगता है वो बीचों बीच से थोड़ा नीचे रखा हुआ है। इसका मतलब वो तली पर नहीं है, ऊपर रखा हुआ है। ये कंडीशन हमको समझ में आती है। आई बात समझ में? चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? आपने देखा होगा हीरा क्या होता है? चमकता है। हीरा क्या होता है? चमकता है। सभी ने देखा हीरा चमकता है। और उसके बाद आपने हीरे का उदाहरण दे दिया। आपने देखा, नाम सुना होगा रेगिस्तान की मरीचिका। क्या नाम सुना होगा? रेगिस्तान की मरीचिका। तो रेगिस्तान की मरीचिका भी किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और आपने कभी कभी देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में आप जब सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर चलते चलते आपको कुछ आगे की ओर लगता है कि वहां पर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है। और जब वहां पर आप पहुंचते हैं उस स्थान पर, फिर पानी गायब हो जाता है, फिर लगता है कि फिर आगे भरा हुआ है।
मतलब भरा मतलब थोड़ा थोड़ा रख पड़ा हुआ है, तो ऐसा हमें कभी कभी क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। एक्चुअल में तो वो नहीं होता है, एक्चुअल में वो नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है। तो ये किसके उदाहरण है हमारे पास, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा अगर जान लेते हैं हम लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण मतलब क्या होता है, टोटल। आंतरिक मतलब होता है इंटरनल, और परावर्तन मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन। क्या होता है, रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण, क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन माध्यम में बना आपतन कोण, क्रांतिक कोण, सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट आता है, सघन माध्यम में वापस लौट आता है, सघन माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से कहा जाता है, विरल माध्यम में जाता है। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब एंगल आई इज ग्रेटर देन क्या हो जाता है, एंगल सी, क्रिटिकल एंगल से बोलते हैं। अभी बता रहे हैं क्या होता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, तो प्रकाश जो है ना वो विरल माध्यम में जा ही नहीं पाता है। नहीं जाएगा तो क्या करेगा, बैक करेगा, और बैक करने के बाद क्या होता है, वो सघन माध्यम में पुनः वापस आ जाता है। पूरा का पूरा प्रकाश क्या जाता है, सघन माध्यम में वापस आ जाता है। तो इस घटना को ही क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ, इसकी कुछ शर्तें हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, दो शर्त हैं। नंबर एक क्या होना चाहिए, प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए, ना कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा सकता है। पहली क्या घटना है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। दूसरी क्या घटना है, दूसरा क्या है, एंगल आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल सी। इसका मतलब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से सदैव ज्यादा होना चाहिए, तभी प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो पाएगी। अदरवाइज पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो ही नहीं सकती है।
आ गई होगी बात समझ में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना होने के लिए क्या आवश्यक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने के लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए प्रकाश, और दूसरी घटना क्या है, एंगल आई ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये था, इसके उदाहरण हमने बताया ही, रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका, फिर क्या होती है दूसरा क्या एग्जांपल, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, तीसरा क्या है, चटके हुए कांच का चमकना। आपने देखा वो कांच क्या हो जाता है, कहीं से टूट जाए, चटक जाए तो वो भी क्या होता है, चमकता रहता है ना। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं अगला। अगला क्या देखते हैं, क्रांतिक कोण। अभी हाँ एक चीज आया था, क्रांतिक कोण। क्या आया, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल ना, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल की अगर बात करें तो सघन माध्यम में ऐसे लिख सकते हैं, किसी माध्यम में बना किसी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। क्या होता है, 90 अंश होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं। तो अगर हम बात करें तो n बराबर होता है 1/sin c, 1/sin c। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन n एंड c। n क्या है, वही अपवर्तनांक है, c क्या है, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, n बराबर होता है 1/sin c। अगर क्रांतिक कोण का मान बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कौन, अपवर्तनांक कम हो जाएगा। अगर क्रांतिक कोण का मान घट रहा है तो अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं, एक घटना और बची है, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या पढ़ते हैं इसे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, तो अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, स्कैटर मतलब होता है बिखर जाना। क्या होता है, बिखर जाना। क्या होता है, बिखर जाना। इसका मतलब क्या है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें
जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। तो हमारे वायुमंडल में क्या होते हैं, छोटे छोटे धूल के कण होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे धूल के कण होते हैं। कैसे देखोगे आप धूल के कण? अच्छा आपको बताया कैसे दिखाई पड़ेंगे। आप किसी कमरे में एक छेद हो, उस छेद से आते हुए प्रकाश में आप देखेंगे कि छोटे छोटे कण क्या कर रहे हैं, ऐसे 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 क्या करते हैं, टिंडल प्रभाव से कहते हैं, क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जिगजैग किया करते हैं ना। तो वहां से समझ में आता है कि हमारे वायुमंडल में प्रकाश में क्या होते हैं, धूल कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि परिभाषा क्या है, तो क्या होती है, जब कोई प्रकाश सूर्य से आने वाला प्रकाश, क्या लिखेंगे, सूर्य से आने वाला प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है, चारों दिशाओं में क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, स्कैटर्ड कर दिया जाता है, प्रकीर्णित कर दिया जाता है। तो इस घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और एक चीज, इसे किस प्रकाश का प्रकीर्णन, जो भैया प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो अनुपाती होता है 1/तरंग दैर्ध्य पे। तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के क्या होता है, चतुर्थ घात क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम डिनोट कर लेते हैं आई से। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेमडा स्क्वायर। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मतलब जो तरंग दैर्ध्य है वो वेवलेंथ के क्या होती है, स्क्वायर नहीं, चतुर्थ घात की होती है। क्या होती है, चतुर्थ घात। चल यहां पर 4 पावर हो जाएगी, नहीं 4 नहीं होती है, 2 ही होती है। चतुर्थ घात के अनुपाती होती है। ठीक है, क्या होती है, चतुर्थ घात के अनुपात। प्रकाश का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के अनुपाती होता है। हाँ ठीक है। तो हाँ अब देखिए, अगर हम बात करें रेड जो कलर है, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, लेमडा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और बैगनी जो कलर होता है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, मिनिमम होती है। अगर तरंग दैर्ध्य मिनिमम तो स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, स्कैटरिंग ज्यादा होगी। अगर तरंग दैर्ध्य अधिकतम तो ये क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, इसलिए लाल रंग क्या होता है, फैलता कम है। यहां पर देखो तरंग दैर्ध्य अगर ज्यादा तो ये क्या होगी, प्रकीर्णन कम, मतलब फैलाव कम। जब फैलाव कम होगा तो लाल रंग क्या होगा, इसका मतलब लाल रंग का फैलाव कम होता है। इसीलिए क्या होते हैं, खतरे के जो निशान होते हैं, खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। खतरे के जो निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि तरंग दैर्ध्य क्या होती है, उनकी ज्यादा होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, बिखर कम पाते हैं। आ गई होगी बात समझ में। तो लाल रंग के निशान, खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंगों की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है, इसलिए उनका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। तो आकाश का नीला दिखाई देना, ये किसकी घटना है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। ठीक है, और आपने देखा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो यही सारी घटनाएं क्या हो गई, हमारी प्रकाश की प्रकीर्णन की घटनाएं होती हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ये सब किसकी घटनाएं हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अगर आप ये कमेंट करके बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास पे।